रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसके अंदर इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी और यहाँ पे अगर आप एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हो सो आप कैसे पैसा बना पाओगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुआ 2 अप्रैल को इंडिया के अंदर। जब तक आपको पता चला होगा 3 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी होगी और अब आप परेशान हो चुके होंगे, इतनी वीडियोस बन चुकी हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की। लेकिन ये वीडियो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जहां पे अभी तक आपको वीडियोस में ये पता चला होगा कि भाई आईटी गिरने वाला है, फार्मा गिरने वाला है और ना जाने क्या क्या। हम बात करेंगे पॉजिटिव पे जहां पे आपका नजर होना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। पैसा आप सिर्फ तब बना सकते हो जब आप फ्यूचर को देख करके अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करो। और मैं यही कर रहा था, तभी मेरे को कुछ ऐसी चीजें समझ आई जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने पोर्टफोलियो को इसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो। सो इसी वजह से अगर आपको एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल, क्रिटिकल थिंकिंग वाली वीडियोस पसंद है जहां पे आपका दिमाग यूज हो, जिससे आप सोच पाओ, जिससे आप सोच करके अच्छा पैसा बना पाओ, ना कि टिप एंड ट्रिक्स मिले और ना ही आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ज्ञान। सो ये चैनल आपके लिए है। हम प्योर एजुकेशन के ऊपर और लर्निंग पे फोकस करते हैं जिससे आप अपनी खुद के अच्छे डिसीजंस ले पाओ, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट करें डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की। मोटे मोटे तौर पे आपने काफी वीडियोस में सुन लिया होगा, लेकिन मैं कवर कर लेता हूं। जो भी देश यूएस के ऊपर जितने % टैरिफ लगाता था उसका 50% टैरिफ अब यूएस उनके प्रोडक्ट पे लगाएगा। सिंपल वर्ड्स में, अगर इंडिया यूएस से कुछ इंपोर्ट कर रहा है, वो 50-51% के आसपास का टैरिफ लगा रहा है, सो यूएस इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर करीब करीब 25 से 26% का टैरिफ लगेगा। ऑफिशियली 26% का टैरिफ बोला गया है। सेम चीज उसने हर एक देश के साथ करी है। पहली चीज, और जहां मुझे लगता है एक मेजर कंसर्न होना चाहिए कि भाई 50 जो हम पे जो 26% का टैरिफ लगा है, हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे आप 52% के आसपास का टैरिफ लगा रहे हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर 52% के आसपास का टैरिफ नहीं लगा रहे, क्योंकि अब रिसेंटली जो बिल आया उसके अंदर जो मेन इशू था कि भाई हाई एंड मोटरसाइकिल्स के ऊपर मेन टैक्स लग रहा है, वो भी आपको ऑलमोस्ट 5 to 10% के आसपास आता हुआ दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी ऑफ बाइक यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो 26% का जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर, ये डिबेटेबल है। मोस्ट प्रॉब्ली डिबेट होने के बाद जब रियल डेटा सामने आएगा, अगर रियल डेटा ट्रंप देखना चाहे, तो ये जो टैरिफ है ये कम होगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कैसे? अब जो इंडिया है सो कैसे बेनिफिट होगा ये समझो। देखो, अगर आप देखोगे 27% के आसपास का टैरिफ हो रहा है, कहीं पे 26 आ रहा है, कहीं पे 27 आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे तौर पे जो व्हाइट हाउस है उसने अनाउंस करा 46% का टैरिफ जो है वो वियतनाम पे लगने वाला है। 37% के आसपास का जो टैरिफ है वो थाईलैंड एंड बांग्लादेश के अंदर लगने वाला है। और जो इंडिया है उसका जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, वो वैसे भी थोड़ा बहुत ही इतना ज्यादा है भी नहीं, तो हम इसको कंपेरेटिवली एक अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो की पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान दो। जो 46% है वियतनाम, 37% थाईलैंड एंड बांग्लादेश। यूएस यहाँ से क्या इंपोर्ट करता है? मेनली टेक्सटाइल, कपड़े, कॉटन, ये इंपोर्ट किया जाता है यूएस में इन सारे के सारे देश से, ठीक है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा टैरिफ लगने की वजह से, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो नेट नेट 15% का गैप है। इंडिया में 27, वहां पे 35 से लेकर के 46% के आसपास का दिख रहा है। सो 10 to 15% का गैप है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू करें, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट दें, कपड़े मैन्युफैक्चर कर पाए इंडिया के अंदर और उसको एक्सपोर्ट करें यूएस में, सो हम बाय डिफॉल्ट 10% के आसपास सस्ते हो जाएंगे, 10 से 15% के आसपास। इसी के साथ साथ जो यूएस है वो भी एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल के अंदर। उस पर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35% के आसपास, इवन आई थिंक इम्पोज ड्यूटी को मिला दोगे तो 50% के आसपास के टैरिफ लग चुके हैं चाइना के ऊपर। पहले भी टैरिफ ऑलरेडी काफी सारा लगा हुआ था चाइना पे, और वो भी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करती है यूएस को, है ना। 2 मेजर कंट्री हैं जो यूएस को फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करती हैं, पहली हो गई चाइना, दूसरी हो गई इंडिया। अब अगर आप देखोगे जो ये टैरिफ लगा, इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल है, इंडियन फार्मास्यूटिकल जो है उसको टैरिफ के बाहर रखा गया है। बट माना जा रहा है आने वाले टाइम पे फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी करीब करीब 10% के आसपास का जो टैरिफ है वो इम्पोज कर दिया जाएगा। सो मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे, मैं मान लेता हूँ 10% के आसपास का टैरिफ इम्पोज किया जाता है इंडियन फार्मास्यूटिकल के ऊपर। सो जो यूएस है वहां पे अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे, यहाँ पे 30%, अप्रॉक्सीमेटली 30% का टैरिफ चल रहा है, इंक्लूडिंग इम्पोज ड्यूटी अगर मैं मान लूँ। इंडिया के अंदर 10% चल रहा है। सो हम ऑलरेडी 20% चीप हो जाएंगे चाइना के कंपैरेटिवली। सो आप ये समझो, नेट नेट टैरिफ बढ़ा है यूएस के अंदर, नेट नेट टैरिफ बढ़ा है, हम एक्सपेंसिव होंगे, हम उनकी लोकल का जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे ज्यादा हम एक्सपेंसिव हो जाएंगे।
लेकिन ग्लोबल ट्रेड में हम सस्ते रहेंगे, वियतनाम से, थाईलैंड से, बांग्लादेश से, इवन चाइना से। सो यूएस की जो मार्केट है इंडिया के लिए वो खुल चुकी है। अगर जो इंडिया है वो सही तरीके से एक्सपोर्ट कर पाए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप कर पाए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली चीज होगी टैरिफ। दूसरी चीज आप ये समझो, यूएस भी बहुत ज्यादा जो टैरिफ लगा रहा है, सो दुनिया उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कोई उससे इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करता है, कोई उससे डिफेंस इंपोर्ट करता है। यहाँ पे जो इंडिया है वो बहुत तगड़ी पोजीशन पे आ चुका है। हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रशिया को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते रहते हैं। जर्मनी ने भी हम पे ऑर्डर दिया है कि भाई HAL को कि भाई हमें डिफेंस इक्विपमेंट दो। हाँ, डेफिनेटली हमारी जो सर्विसेज है वो थोड़ी स्लो है। अगर हम उस पर काम करें, उसको बूटस्ट्रैप करें और स्ट्रांग बनाएं, तो हम जर्मनी और फ्रांस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन पूरा पूरा मिल करके डिफेंस करता है। जर्मनी के पास अपनी कोई न्यूक्लियर बम नहीं है ना। यूके से बोला गया था कि भाई हमें आकर के डिफेंस में हेल्प करो। सो आप ये समझो, इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे है, चाहे आप डिफेंस सेगमेंट को उठा करके देख लो, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। इवन हम चाहे तो कनाडा को दे सकते हैं। कैनेडियन के साथ हमारे रिलेशन सही नहीं, बट हाँ फिर भी हम दे सकते हैं। वहाँ पर भी एक्सपोर्ट हमारे अच्छे हो सकते हैं, हम बाकी दुनिया से सस्ते हैं इस समय पे। दूसरी चीज़, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हम कंजम्पशन बेस्ड हैं। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाजार में वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन किस पे इंपैक्ट आएगा आपको ये भी समझना था कि आप उस सेगमेंट में थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करो। पहला हो गया चिप मैन्युफैक्चरिंग। चिप मैन्युफैक्चरिंग में इंपैक्ट आएगा, फॉर श्योर इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सेम सिनेरियो, चिप मैन्युफैक्चरिंग अगर जो चाइना है वो एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर 30-40% का टैक्सेस लगेंगे, हम पे लगेंगे 27% के आसपास के। लेकिन फिर भी जो चाइना है वो हमसे सस्ता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, तो नेट नेट हम वहाँ पे इक्वल होंगे। तो हम पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डेफिनेटली यहाँ पर आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। और आईटी के अंदर रिसेशन की वजह से आपको इम्पैक्ट आता दिखेगा। इसी वजह से आप देखो, कल की जो मार्केट थी, इस समय पर तो रात हो रही है, अभी नहीं मुझे पता कि मार्केट के क्या हाल है, लेकिन जो कल की मार्केट थी उसके अंदर आप देखो ओवरऑल मार्केट में लार्ज कैप और आईटी गिरता हुआ दिखा। लेकिन आईटी पे डायरेक्टली कोई इंपैक्ट था ही नहीं। आईटी सिर्फ इस वजह से गिरता हुआ दिखा क्योंकि रेपो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज एक इकोनॉमी में ग्रोथ ही खत्म हो गई, हम बात करते हैं कि भाई यूएस के अंदर इस टैरिफ की वजह से ग्रोथ खत्म होती है, तो इनडायरेक्टली जो आईटी कंपनी है उसको इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज आईटी जो सेगमेंट है वो एक ग्रोथ सेगमेंट है। आईटी से क्या होता है, बिजनेस ग्रो करते हैं तेजी से अपना आईटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करके। लेकिन अगर लेट सपोज ग्रोथ खत्म हो गई किसी भी देश के अंदर से, तो वो आईटी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसके बावजूद वो एक डिसेंट ग्रोथ में रहेंगे, स्टेबल कर पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये रेपो क्वेश्चन था जो कि आपको यूएस इकोनॉमी का देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आईटी इस वजह से हिली। आईटी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं है। और मुझे लगता है हमारी जो आईटी है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी फॉर श्योर, लेकिन यूएस के पास हमारा ऑल्टरनेटिव नहीं है आईटी के अंदर। आप ये समझो, हमारा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप ये मानो, हम जिस हिसाब की सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज ऑफ नाउ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएस डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, वो चाहे ना चाहे उसे मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवानी पड़ेगी। इसी तरीके से सर्विसेज के लिए दुनिया निर्भर है, आईटी सर्विसेज के लिए, स्पेशली इन इंडिया। अभी एआई आएगा, एआई हमारा जो काम है 10 लोगों का 2 लोग 5 लोग मिलकर करेंगे। इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिबेट। लेकिन आप ये समझो अभी भी आईटी स्ट्रांग रहेगा। तो अगर आपके पास केपीआईटी है तो केपीआईटी बहुत अच्छा स्ट्रांग है। लाइक सनेगा गुप्ता जी का कमेंट था, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, ये यूरोप और यूएस यूके के ऊपर बेस्ड है, तो इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, इम्पैक्टेड रहेगा। टाटा एलेक्सी इम्पैक्टेड रहेगा, टीसीएस इन्फोसिस इम्पैक्टेड रहेंगे, एलएनटी माइंट्री इम्पैक्टेड रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी क्योंकि हमारी सर्विसेज इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है और हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ रहनी चाहिए। यूएस में अगर ग्रोथ गई तो हमारी आईटी इंडस्ट्री फंसेगी, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं वो साउथ अमेरिका से सबसे ज़्यादा कमाते हैं। सो वहाँ पे ग्रोथ है तो इंडियन आईटी सेगमेंट में कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा, एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का तो लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा। सो नेट नेट डेफिनेटली अगर आप देखोगे ग्रोथ स्लो होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, लेकिन इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है स्लोली स्टेडली जो एफआईआई हैं वो ये देखेंगे और इंडिया की साइड वापस आएंगे। सो अगर आप इन्वेस्टेड हो सो इन्वेस्टेड रहो, या शेयर बाजार में, इवन इंडियन बाजार में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है जो शायद अभी आप नहीं देख पा रहे। तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो एज पर मार्केट सिचुएशन। अगर आप बोलोगे यार लास्ट टाइम तो आप कह थे ये सेगमेंट चलेगा, अभी आप कह रहे हो ये सेगमेंट, हमेशा मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, क्या मार्केट डायनेमिक है। अब
ट्रंप ने एक पॉलिसी बना दी, अब इससे हमारी स्ट्रैटेजी जो चेंज होगी ना, अब ट्रंप की एक पॉलिसी से बहुत मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं। इवन अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर आईफोन मैन्युफैक्चर होने लगे थे, मैन्युफैक्चर नहीं सॉरी असेंबल होने लग गए थे, उनके एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। आप समझ रहे हो, अगर एप्पल को ये चीज पता होती तो वो इंडिया में सेटअप करता, नहीं करता, वो यूएस में करता। सो आप ये समझो, अगर आपका दिमाग खुला हुआ नहीं है, ठीक है, तो आप पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो अगर आप डायनेमिकली एक्ट कर सकते हो लाइक डायनेमिक वे में, सो आपको डेफिनेटली खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, सेक्टोरल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप डायनेमिक नहीं हो तो सिर्फ एसआईपी करो, एसआईपी बेस्ट है, उसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगानी। मैं तो कह रहा हूँ न्यूज़ बंद करो, हर दिन एसआईपी करो, जिंदगी जियो, बाकी का बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रकाश जी का कमेंट है कि सर आजकल आप थोड़े से ढीले हो गए हो, थोड़ी सी वीडियोस कम आ रही हैं, आप भी बड़े यूट्यूबर हो गए हो तो वीडियोस कम हो गई। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी फ्रैंक। देखो ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल इश्यूज, पर्सनल लाइफ इश्यूज से मैं समय पर स्ट्रगल कर रहा हूँ थोड़े से। हेल्थ इश्यूज भी हैं और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ एटलीस्ट कि मैं एक वीडियो डाल दिया करूँ, डिपेंडिंग ऑन कि भाई क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइक बैक ऑन ट्रैक आने के लिए। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो ग्रोथ मिसिंग है चैनल से वो वापस आ जाएगी। और मिसिंग क्यों मुझे पता है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, अभी कोई टाइमिंग नहीं मिल रही कि भाई कब वीडियो डालनी है। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है, पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। सो डील कर रहे हैं, टाइम है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। सो चीज़ें वापस से स्लोली स्टडली सेटल डाउन हो जाएंगे, देन सेम पेस से वापस आएंगे। बट थोड़े टाइम के लिए थोड़ा अनसर्टेनिटी और टाइम की मैनेजमेंट थोड़ी सी दिक्कत में आ चुकी है। जिग्नेश पटेल जी का कमेंट है, बहुत प्यारा कमेंट है। क्या सर, मैं जिग्नेश पटेल हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि फैमिली के अंदर 4 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, तो सारे पोर्टफोलियो में सेम फंड रखने चाहिए या डिफरेंट? सारे पोर्टफोलियो मुझे ही मैनेज करने हैं। आप कहते हो कि 4 फंड अलग अलग तरीके से मैंने लेने हैं, ठीक है, 4 अलग पोर्टफोलियो मेरे को बनाने हैं, हर किसी में अलग म्यूचुअल फंड लूंगा। तो आप कह रहे हो कि मैं हेज कर रहा हूँ, मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है पहले से जो 4 फंड आपने लिए हुए कि भाई ये अच्छा करेगा वो या वो अच्छा करेगा। और अगर आप हर पोर्टफोलियो में अलग अलग लोगे, सो 4 पोर्टफोलियो में आप समझ लो, एक पोर्टफोलियो में 4 तो 4 पोर्टफोलियो में करीब करीब 16 म्यूचुअल फंड आपके पास आ जाएंगे। तो कैसे मैनेज करोगे? मैनेज करना ही थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने के फायदे ये होते हैं कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि मिलता है आपको करीब करीब 1,25,000 के आसपास, वो आप हेज कर सकते हो, है ना। ये बेनिफिट होता है, इसलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास 3-4 पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन है तो फॉर श्योर बनाओ। हर पैन कार्ड के ऊपर जो आपको 1,25 के आसपास का बेनिफिट मिलता है, 4 लोगों के पे ले लिया तो आपने मोटा मोटा 5 लाख रुपए के आसपास सेव कर लिया। ये बहुत अच्छा है, इसको आप डेफिनेटली करो। लेकिन म्यूचुअल फंड जितने सिंपल, जितने क्रिस्प रखोगे वो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से सेम म्यूचुअल फंड रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चर्निंग की जरूरत नहीं है। एक आधी म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे किया जा सकता है। लेट सपोज आपने अपने पेरेंट का रखा हुआ है ना, पापा का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया, वहाँ पे फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हो। बच्चे के लिए कुछ होल्ड करा हुआ है कि भाई ये बच्चा आगे चल करके दूंगा, तो वहाँ पे स्मॉल कैप ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत बैलेंस आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं है कि भाई मेरे को ये बेचना कब है, सो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से एक सिंगल पोर्टफोलियो सबके लिए अच्छा रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आपने बच्चा के पोर्टफोलियो सिर्फ बच्चे के लिए लगाया है और आपको कुछ लेना देना नहीं है उस केस में, तो स्मॉल कैप रखो। पापा का पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप रखो। लेकिन आपने 4 पोर्टफोलियो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लगाया है तो भाई सेम रखो। तो डिपेंडिंग ऑन क्या थॉट प्रोसेस आपका, उसको देख करके ही आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। ओपी के शॉर्ट्स में कमेंट है, सर फार्मा पे कोई टैरिफ नहीं लगाया है ट्रंप ने, तो रेवेन्यूज क्यों गिरेंगे? सर टैरिफ अभी नहीं लगाया, आने वाले टाइम पर टैरिफ लगाया जाएगा। मैं उस समय पर पूरी तरीके से श्योर नहीं था लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैंने बोला मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। मुझे नहीं लगता है रेवेन्यूज गिरेंगे, बट यार डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम पे ग्रोथ होगी, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर ही कवर किया है। बट यार देखते हैं आगे चल करके टैरिफ कैसा मोड़ लेता है। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।